नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों ऐसे रवैये अपना रही है जिसके कारण सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जजों के इलाज करने की तैयारी भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के इन कुछ मामलों को देखकर ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मामलों में अपने मनमौजी तरीके से फैसले दे रही है, उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर दलाल वकीलों का कब्जा हो गया है। और ये मामला अभी ताजा पवन खेड़ा का है। पवन खेड़ा को जिस तरीके से प्रोटेक्शन दी गई, सुरक्षा दी गई, अंतरिम जमानत दी गई, उससे तो यही लगता है कि अगर आपके पास बड़ा वकील है, वकीलों की फौज है और वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को जानता है, तो वो एक अदना सा जमानत के लिए लोअर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने एक दो दूसरे जस्टिस के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे आनन फानन में आए हुए केस के लिए तत्काल एक बेंच बना देंगे, उसमें एक जज का नहीं बल्कि 3 जजों की बेंच बना देंगे। आनन फानन में सुनवाई भी होगी और अंतरिम जमानत भी मिल जाएगा। पवन खेड़ा के मसले पर देखें तो जिस तरीके से पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया, उनके स्वर्गीय पिता का अपमान किया, उस मामले पे इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी और इस सजा के लिए शुरुआत भी हो गई। असम में और उत्तर प्रदेश में कुछ मामले दर्ज हो गए। असम में जब मामला दर्ज हुआ तो वहां की पुलिस एक्टिव मोड में आई और दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। दिल्ली पुलिस ने तत्काल पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए अपने पुलिस अधिकारियों को बोला और उसके बाद जब पता चला कि ये एयरपोर्ट पे हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना दे दी गई और वहां पर उन्हें धक्के मारकर फ्लाइट से बाहर निकाला गया, कस्टडी में लिया गया और फिर असम पुलिस ने उनको अपने कस्टडी में ले लिया। असम पुलिस ने मेडिकल करवाई और अब उनको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना था। लेकिन इस बीच क्या हुआ? ड्रामा क्रिएट किया गया कांग्रेस के माध्यम से। कांग्रेस के नेताओं ने एयरपोर्ट पर ड्रामा किया, हंगामा किया और दूसरा दस्ता जो कांग्रेस का है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पास अर्जी लगाई और सीजेआई चंद्रचूड़ को यह लगा कि इतना बड़ा मामला है जिससे पूरे देश में तहलका मच सकता है। एक व्यक्ति को ऐसे अरेस्ट किया गया है जो कि बिल्कुल निर्दोष है, उनका कोई गुनाह नहीं है और जिनकी जमानत के लिए याचिका न लोअर कोर्ट में जा सकती है न हाई कोर्ट में जा सकती है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उस दिन कोई भी दूसरा इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं है जिसके लिए इस मामले को टाला जा सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में ही कल उद्धव ठाकरे के मसले पर सुनवाई भी हो रही थी। अभिषेक मनु सिंघवी ही उस मामले को लीड कर रहे हैं जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चल रहा है। उसके साथ साथ कई और ऐसे मामले हैं जिसमें अडानी का मामला भी था, जिसमें एमएल शर्मा ने याचिका दायर करके कहा था कि अडानी मामले में मीडिया के जिस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है, उस रिपोर्टिंग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश जारी करना चाहिए कि आनन फानन में बिना सबूत के मीडिया में अडानी को लेकर कोई रिपोर्ट न छापे, ताकि शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर हैं उनका विश्वास कायम रहे और इसके कारण अडानी को या फिर देश की इकोनॉमी को या फिर जो इन्वेस्टर हैं उनके हितों की रक्षा हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो पवन खेड़ा की सुनवाई चलनी थी। जल्दीबाजी में चंद्रचूड़ साहब ने 2 और जजों को अपने साथ रख लिया और वो जज थे पीएस नरसिम्हा और एमआर शाह। ये तीनों की बेंच बैठ गई और आनन फानन में सुनवाई भी शुरू हो गई। सुनवाई शुरू हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ऐसे दलील दिए जिस दलील को सुनते ही जज साहब को यही कहना चाहिए था कि अगर इसको जुबान फिसलना कहते हैं तो फिर इंटेंशनली किसी बात को कहना किसको कहते हैं। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने 2-3 मसले उठाए और उन्होंने कहा कि जो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई है वो लॉजिकल नहीं है।
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जबकि वो रायपुर जा रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए। लेकिन उन्होंने जो बातें कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, वो जुबान फिसलने के कारण हुआ था। स्लिप ऑफ टंग का मसला है और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है। इसलिए इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हो रहा है और इन सारे मामलों में इनको अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि यह रवैया सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड्स ने ये बातें तो सुनी, लेकिन दूसरे तरफ जब एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने यह मामला उठाया और कहा कि आप इस वीडियो को देखिए, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पवन खेड़ा ने जुबान फिसलने के कारण यह बातें बोली है। यह पूरा रिकॉर्ड है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि पवन खेड़ा ने जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वर्गीय पिता का अपमान किया है। एक बार नहीं बल्कि दो बार ये बातें बोली है। अगर कोई फ्लो में बोलते हुए एक आध शब्द इधर से उधर बोल देता है तो उसको कहा जा सकता है कि उसकी जुबान फिसल गई। लेकिन जब कोई किसी से सवाल पूछ रहा है और उस सवाल के जवाब में वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके इंटेंशन में यह था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करें, उनके स्वर्गीय पिता का भी अपमान करें। वो इतने घृणा इनके अंदर भरी हुई थी कि इन्होंने अपमान करने की ठान ली थी और पूरे कांग्रेस अपमान करने के लिए तैयार बैठी है। अगर इस मामले में कोई हंगामा खड़ा होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ये लोग ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों को नहीं रोक पाए? क्योंकि ऐसा मसला हो चुका है और होने की संभावना भी होती है, क्योंकि अगर पीएम मोदी के जिस तरह का अपमान किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, शांतिपूर्ण विरोध किया, और जिस तरीके से अपमानित कांग्रेस ने किया था, अगर वही कुछ लोग ज्यादा परेशानी का अनुभव करते और वो हिंसात्मक प्रदर्शन करते तो इसका नतीजा क्या हो सकता था? ये अगर आम आदमी पार्टी जैसे पार्टियां होती जिसने छोटे से मसले के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थरबाजी की थी, तोड़फोड़ की थी, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को डिटेन कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था उनके रूल रेगुलेशन नियम तोड़ने के लिए। लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, जिनको करोड़ों लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, उनके बारे में जो सोचना है वो सामान्य बातें नहीं है। अगर वो लोग सड़कों पर उतर आते, कांग्रेस के दफ्तरों पर हमला कर देते, तो फिर माय लॉर्ड किस तरफ जाते? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये जज ये नहीं समझ पाए और इन लोगों ने सीधा फैसला देना शुरू कर दिया कि अब इनके सारे मामले जो असम में हैं, जो उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं, वो सारे के सारे मामले एक जगह ही ले आ जाए और इनको अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत ना पड़े। पहली राहत तो इन्होंने ये दे दी। दूसरे स्तर पर राहत दी कि इनको अग्रिम जमानत दे दी गई कि पवन खेड़ा अब अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे तो उस समय उनको ऑटोमेटिकली जमानत मिल जाएगी। और यही हुआ, जब असम पुलिस ने द्वारिका कोर्ट में इनको पेश किया तो इनकी ऑटोमेटिकली जमानत मिल गई और फिर ये मंगलवार तक के लिए खुले तौर पर कांग्रेस के आधार पर कांग्रेस की बैठकों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे लोगों के अपमान के लिए खुले छोड़ दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस जज की बात सोचिए, इन लोगों के यहां कई ऐसे सिमिलर फैसले और सिमिलर याचिकाएं आई है जिसमें इन लोगों ने समय समय पर वकीलों को देखते हुए, इनके पक्ष विपक्ष को देखते हुए फैसले दिए हैं, जबकि नियम कानून एक ही तरीके का होना चाहिए। इन लोगों ने जो अप्लाई किया था वो एक ही तरीके का था। जैसे में अडानी के मामले में जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कह दिया कि मीडिया के बारे में हम नहीं कह सकते, मीडिया पर वैसे रिपोर्ट के लिए मना नहीं कर सकते जिससे किसी भी निवेशकों का हित प्रभावित होता है, अडानी का हित प्रभावित होता है। डायरेक्ट
मीडिया की गलत रिपोर्टिंग से मानने से इनकार कर दिया कि कुछ भी मीडिया के खिलाफ हम नहीं डाल सकते। कुछ इसी तरह का मामला नुपुर शर्मा के समय आया था, जब नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनके खिलाफ कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या केरल और तमिलनाडु में भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं। सारे एफआईआर को एक जगह लाया जाए और उन्हें जमानत दी जाए, अग्रिम जमानत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कैसी टिप्पणियां की कि आपके कारण हंगामा हुआ है, आपको न अग्रिम जमानत दी जा सकती है, न आपके सारे मामलों को एक जगह लाया जा सकता है। लेकिन उसी मामले में देखिए, कुछ समय के बाद ही मोहम्मद जुबैर का मामला आया, जो कि फैक्ट चेकर है, जिसने ये पूरी आग को लगाई थी मोहम्मद साहब के टिप्पणी के ऊपर, बवाल पैदा किया था। नुपुर शर्मा के उस टीवी डिबेट को यूट्यूब पर डालकर, सोशल मीडिया पर डालकर घृणा फैलाया था। लेकिन जब उसका मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने झट से फैसला दिया कि मोहम्मद जुबैर के ऊपर जितने भी मामले उत्तर प्रदेश में हैं एक जगह लाओ, दिल्ली में भी हैं एक जगह लाओ, और सारे की सुनवाई दिल्ली पुलिस करेगी, यूपी पुलिस नहीं करेगी। ये कई ऐसे मामले हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर इन सारे दलाल वकीलों का कब्जा हो गया है? क्योंकि जब भी ऐसे मामले आते हैं सुप्रीम कोर्ट खट से तैयार हो जाती है उसके ऊपर फैसला देने के लिए, उसे मनाने के लिए। क्योंकि जब जहांगीरपुरी में, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों पर कार्रवाई हुई थी तो भी सुप्रीम कोर्ट में जब इन लोगों ने याचिका दायर की तो तत्काल रोक लगा दिए गए। क्या यही मामला मेहरौली का है? क्या यही मामला हर जगह पर है? क्योंकि उनके लिए ये जो विपक्षी पार्टियों के दलाल वकील हैं वो वैसे लोग हैं जो देश के उन वर्गों के लिए खड़े हो सकते हैं जो देशद्रोह का काम करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। उन्हीं लोगों के समर्थक जब ये इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करके रखेंगे तो ऐसे में सवाल तो उठेगा कि क्या इनका इलाज नहीं किया जाना चाहिए। और इसलिए सरकार बार बार इस मसले को उठा रही है कि बेल के खेल को खत्म किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे सकते थे कि अगर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा पवन खेड़ा को तो वहां पर आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कीजिए। वहां अगर कस्टडी की मांग की जाती है तो यह मजिस्ट्रेट का काम है, मजिस्ट्रेट देख लेंगे। अगर वहां से भी है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्या एक जमानत की याचिका के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज खाली बैठे हुए नहीं हैं। अगर इसी तरीके से हर छोटे मोटे मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाए तो फिर 70,000 से ज्यादा जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं वो केसेस पेंडिंग ही रह जाएंगे। यही सवाल सरकार ने उठाया था कि अनावश्यक की याचिकाओं से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए, अनावश्यक की टिप्पणियों से बचना चाहिए जो फैसले में शामिल नहीं हो सकता है, अनावश्यक के फैसलों से भी बचना चाहिए कि उन्हें किन मुद्दों पर बेंच की बनाने की जरूरत, किन मुद्दों पर अकेले जज फैसला दे सकते हैं। अनावश्यक के नियुक्तियों से बचना चाहिए। जिस तरीके से कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जज के बेटे को, वकील के बेटों को जज बनाया जाता है और वो बड़े बड़े वकीलों के पहले ही जानकार होते हैं, जिससे जैसे ही वो उनके सामने याचिका लेकर आते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। उस कॉलेजियम व्यवस्था से भी सुप्रीम कोर्ट को मुक्ति दिलानी चाहिए और ये सारे मामले सरकार अभी छोड़ के नहीं रखी है। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार मनमानी फैसले दे रही है और जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करती है, उसके आधार पर अब यह होना ही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। इन्हें बताया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में लोक प्रमुख है, जज प्रमुख नहीं है। अगर जनता आपको चुन नहीं सकती, जनता आपको हटा नहीं सकती, वो प्रधानमंत्री को हटा सकती है, आपको नहीं। तो प्रधानमंत्री को जनता चुनता है, इसलिए चुनती है कि आपके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए, आपके ऊपर भी निगरानी रखा जाए। तो इस तरह से जो स्थितियां बदली है उसमें सुप्रीम कोर्ट पर अब जबरदस्त एक्शन लेने की तैयारी सरकार कर रही है। कॉलेजियम भी खत्म होगा, इनके भरवल टिप्पणियों पर भी रोक लगेगा और जजों को यह बताया जाएगा कि आपके लक्ष्मण रेखा क्या है। तो
तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।